नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग प्रायिकता के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रायिकता के सूत्र और उससे संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लास में दोस्त हम लोग प्रायिकता के सभी परिभाषाओं के बारे में अच्छे से हम लोग जाने थे। ठीक है, तो चलते हैं, एक नजर में उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो दोस्त इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रायिकता का डिफिनेशन जाने थे। क्या था? किसी भी घटना के या किसी भी कार्य के समसंभाव्य परिणाम को प्रायिकता कहते हैं। यानी प्रायिकता संभावनाओं का खेल है और इसमें हम किसी कार्य या घटना के संभावित परिणाम को ही प्रायिकता कहते हैं, जिसके बारे में जताया गया। ठीक है, उसमें अगली हेडिंग आई थी दोस्त, रेंडम एक्सपेरिमेंट या दृच्छया प्रयोग। रेंडम का मतलब यही होता है, बताया गया आपको, कि ऐसा कोई कार्य या घटना या कोई भी एक्टिविटी हो जिसके रिजल्ट के विषय में पूर्वत ज्ञान न हो, यानी पहले से हमको कोई जानकारी नहीं होगा कि इस कार्य में क्या रिजल्ट बनेगा, उसे हम रेंडम एक्सपेरिमेंट यानी यादृच्छया प्रयोग कहते हैं। ये भी देखें। उसके जस्ट बाद दोस्त हम लोग प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस के बारे में जाने। तो प्रतिदर्श समष्टि में क्या देखे थे? किसी कार्य या घटना के सभी संभावित परिणामों का समूह बनेगा। यानी कोई कार्य या कोई घटना हम करेंगे, कोई एक्टिविटी हम करेंगे, उसके जितने संभावित रिजल्ट बनेंगे वे सभी का जो ग्रुप होगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि, जिसको यस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्त हम लोग पढ़े घटना। क्या पढ़े? घटना, इवेंट्स। क्या? इवेंट्स। इवेंट्स में क्या देखें कि किसी भी दृश्य प्रयोग के सभी संभावित परिणामों में से, यानी प्रतिदर्श समष्टि यस में से प्राप्त मन मुताबिक परिणाम, यानी कि जो हम संभावना जताए हैं उसी में से जैसा प्रश्न में कहेगा वैसा रिजल्ट हमारे पास जो आएगा उसे हम घटना कहते हैं। इतना तो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो दोस्त, अगर कोई जो भी भाई बहन, जो भी साथी अगर इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखा है तो एक बार इसके पहले वाले क्लास को जरूर देखें, क्योंकि उसमें पूरी डिफिनेशन अच्छे से बताई गई है और सभी के बारे में बारीकी से चर्चा किया गया है। ठीक है, तो उसको देखें जरूर। इसके बाद उसके अगले हेडिंग के बारे में हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो वहां ये भी हम लोग शॉर्टकट में देखे थे दोस्त कि कार्य होगा एक ठो और नाम पड़ेगा तीन ठो। कैसे? जो दोस्त हम, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि कोई सिक्का हम हवा में उछालते हैं, तो सिक्का फेंकने की क्रिया क्या होगी? रेंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि सिक्का पर क्या गिरेगा, क्या आएगा, उससे कोई लेना देना हमारा नहीं हो सकता, पते नहीं होगा। क्लियर है? और यानी सिक्का जो फेंका गया है तो फेंकने की क्रिया क्या होगी? रेंडम एक्सपेरिमेंट या दृच्छया प्रयोग। इसके बाद जब सिक्का हवा में जाएगा तो हमारे मन में क्या होगा? हेड गिरेगा, टेल गिरेगा, यानी चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो जो क्रिया हमारे माइंड में चल रही एक्टिविटी कि हेड आएगा कि टेल आएगा, इसी का जो समूह है इसको हम प्रतिदर्श समष्टि कहें। बिल्कुल। अब जो सिक्का जब तक हवा में था हमारे संभावना का बात हो चुकी है, लेकिन सिक्का नीचे भी आएगा, यानी सिक्का पर कुछ ना कुछ गिरेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये जो परिणाम मिल रहा है इसी को हम घटना कहते हैं। यानी फेंकने की क्रिया रेंडम एक्सपेरिमेंट दृच्छया प्रयोग, जब तक सिक्का हवा में है जो अनुमान लगा है वो प्रतिदर्श समष्टि, और हवा में के बाद सिक्के पर जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसे हम घटना कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। दोस्त, एक नोट पॉइंट हमने प्रतिदर्श समष्टि यस में आपको बताया था, इसके पहले वाले क्लास में चर्चा किया गया है कि यदि एक ही कार्य कई बार दोहराया जाए, यानी कार्य की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, बारंबारता बढ़ा दी जाए, यानी एक कार्य कई बार करें, यदि एक कार्य पे जितने संभावना होती है पूरे कार्य में मिला के उस संभावना का उतनी बार गुणा किया जाता है, संभावनाएं जोड़ी नहीं जाती। यानी अगर एक सिक्का पर रिजल्ट दो ठो बनता है, हेड या टेल, तो दो सिक्का अगर हम साथ फेंकेंगे तो पहले सिक्का पर भी दो रिजल्ट, दूसरे सिक्का पर भी दो रिजल्ट, तो दोनों को एक साथ अगर हम कार्य कराएं तो दो में दो का गुणा करेंगे तो चार रिजल्ट बनेगा। जुड़ना नहीं है, भले ही दो और दो जोड़ दिया जाए तो चार आ रहा है, दो में दो का गुणा कर दिया जा रहा है तो चार आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? संभावना को गुणा करना है। ठीक है, क्लियर है? तो उतनी बातें दोस्त आपको समझ में आई होगी इस क्लास में।
रिवाइज भी हम लोग कर लिए। चलते इसके नेक्स्ट क्लास में। हेडिंग अब बनाएंगे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। कहेंगे सर फिर प्रायिकता है? प्रायिकता इसके पहले वाले क्लास जब स्टार्ट किए थे तो भी है। हाँ बिल्कुल दोस्त, इस क्लास में प्रायिकता का जो सूत्र बनेगा, जो हमारा सिलेबस में जो उस पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, उस प्रायिकता के बारे में बात करेंगे। वो तो डिफिनेशन थी, यहाँ प्रायिकता का सूत्र के बारे में बात हुई। ठीक है दोस्त, ठीक। तो चलिए लिखिएगा साथ साथ, प्रायिकता क्या है? यादृच्छया किसी प्रयोग के, यादृच्छया किसी प्रयोग के घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या तथा घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या का अनुपात, अनुपात यानी भाग लगाना। यादृच्छया किसी प्रयोग के घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या का अनुपात प्रायिकता कहलाता है, या अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। दोस्त यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसी पर पूरी प्रायिकता आपकी खत्म होगी। क्या कि किसी भी घटना, कोई भी प्रयोग हम करेंगे तो उसमें मन मुताबिक जो रिजल्ट आया है, यानी जो नंबर ऑफ इवेंट्स आया है वो, और जो पूरा संभावना बना है वो, दोनों का रेशियो लगा देंगे तो जो रिजल्ट बन के आएगा वो प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, अब दोस्त प्रायिकता को हम लोग संक्षेप में लिखते कैसे हैं? इसे संक्षेप में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यानी पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से निरूपित करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, अर्थात अब ध्यान दीजिएगा, सूत्र का निर्माण होगा जो हमारा घटना की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता निकालेंगे दोस्त? घटना की प्रायिकता जो होगी वो होगी घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुपात माने भाग दे देंगे दोस्त, क्या? घटना के कुल संभव परिणाम की संख्या। यही दोस्त आपका मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पर पूरी प्रायिकता के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोई भी प्रायिकता होगा तो दोस्त प्रायिकता का जो भी सूत्र बनेगा, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल संभव परिणाम। ठीक है, अब इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे दोस्त? ये तो हिंदी में है, अथवा करके बनाएंगे। ठीक है, घटना की प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी पीई कहते हैं दोस्त। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। उतने बड़े मान को हम लोग शॉर्टकट में ये कहते हैं दोस्त। इसी को लिख करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी सरल करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्त घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर घटना के अनुकूल परिणाम, यानी घटना जैसा कहा है मन मुताबिक रिजल्ट, जिसको हम लोग नंबर ऑफ इवेंट्स यानी ई कहते हैं, घटना के कुल संभव परिणाम यानी सभी संभावना का समूह, और संभावना के समूह को यस से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग नंबर ऑफ यस कहेंगे। ठीक है, यानी दोस्त फार्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। ठीक है, ये फार्मूला होगा, यानी घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल संभव परिणाम। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है दोस्त, यही फार्मूला पे पूरे सवाल लगेंगे। अब हम लोग चलेंगे दोस्त इसके सवाल की तरफ, जो भी प्रश्न होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। एक हेडिंग और बची है, इसको अच्छे से आप समझेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, चलिए अगली बात क्या है दोस्त? अगली जो हेडिंग है वो नोट पॉइंट में ही है, लेकिन उसको हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में या महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में ध्यान देते हैं। चलिए, तो आप कुछ भी हेडिंग बना सकते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण बिंदु या नोट। तो हम लोग लिखेंगे
दोस्त आप बना लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु। क्या? महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब यह है कि यहाँ पे मुख्य बातें की जाएंगी जो प्रश्न में यूज होगा। ठीक है, अब दोस्त महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु फर्स्ट जो है यानी बिंदु नंबर 1, यानी महत्वपूर्ण बिंदु में पहला स्टेप क्या है, पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु दोस्त यही है कि यदि कोई कार्य या घटना हो रही है तो उस कार्य या घटना की जो प्रायिकता है उसका मान, और जो उस कार्य या घटना के न होने की प्रायिकता है यानी जिसके नॉट में प्रायिकता डिनोट की जा रही है, अर्थात घटना के होने की प्रायिकता और घटना के न होने की प्रायिकता, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। यानी घटना का होना प्लस घटना का न होना इक्वल टू 1 होता है। कहेंगे सर क्या कहे, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आने का दोस्त क्या है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। यानी कोई कार्य जैसे हमसे करा देगा, ठीक है, जैसे कह दिया कोई सिक्का फेंका गया तो हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता हम निकाल लिए, बिल्कुल। अब इसी लैंग्वेज को बदल देगा, कहेगा हेड न आने की प्रायिकता, हेड न आने की प्रायिकता। तो बताइए आने की प्रायिकता हो गई यस में और न आने की प्रायिकता हो गई नो में। यानी जो कंसेप्ट नो को कह रहा है कि हेड न आए, तो न आए यानी टेल आए, आए कि नहीं आए। तो बताइए हेड का आना और हेड का न आना यानी टेल का आना। तो जो टेल का आना है इसी को दोस्त हम लोग निगेटिव फॉर्म में हेड लगा के बोलते हैं, यानी निगेटिव फॉर्म में हेड लगा के बोला जाएगा। अर्थात हेड का आना यानी आने का मतलब प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता तथा हेड न आने की प्रायिकता जो होगी, दोनों का ऐड करेंगे यानी दोनों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात इस बात को हम लिखते हैं दोस्त बिंदु नंबर 1। अब फर्स्ट बिंदु के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला बिंदु यही है, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तथा घटना के न होने की प्रायिकता। क्या दोस्त? घटना के न होने की प्रायिकता। अब ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पर डैश इसको पढ़ते हैं नॉट, ई नॉट। क्या कहेंगे? ई नॉट। इस पर डैश लगा है, आपको डैश नहीं पढ़ना है, ई नॉट कहेंगे। यानी होने को ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जबकि न होने को ई नॉट डैश से डिनोट करते हैं। तो न होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। कितना होता है दोस्त? 1 होता है। यही नोट नंबर यानी इंपॉर्टेंट बिंदु में ध्यान देना है कि दृश्य किसी कार्य के होना और न होना दोनों का जो हम सम करेंगे यानी योग करेंगे तो उनका वैल्यू 1 के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात इसका कहने का सेंस क्या है? अर्थात दोस्त प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी घटना का होना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1। ये बात की विशेष बात बता रहा है, इस बात का ये अर्थ बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है? कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है? तो इसकी जरूरत है दोस्त, क्वेश्चन में सीधा सीधा कहेगा कि हेड न आने की प्रायिकता। अब वो घटना किसी भी प्रकार की हो, तो पहले हम हेड आने की बात निकाल लें और आने की बात जब हो गई तो न आने की बात जो होगी 1 में से घट जाएगा। जैसे अब इसको अगर मान रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई नॉट को 1 में से घटा देंगे, पक्षांतर कर लेंगे। या ई नॉट को निकालना होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल के 1 में से घटा लेंगे। ये तो पक्षांतर करने की क्रिया हम जानते हैं। तो जिसकी जरूरत होगी उसको हम रोक के दूसरे को पक्षांतर करा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्त, ये बात समझिए। अगला पॉइंट ये है कि किसी भी घटना की यानी दुनिया की किसी भी घटना की, दोस्त ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सेकंड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी वो सदैव 0 और 1 तक होती है। यानी 0 से लेके 1 तक। अर्थात
न तो जीरो से छोटी होगी, अर्थात जीरो से छोटी होने का मतलब नेगेटिव नहीं होगी। तो घटना की जो प्रायिकता होती है जीरो से न तो छोटी है और न ही वन से बड़ी होगी। ये बात का विशेष ध्यान देंगे कि कोई भी प्रायिकता होगी तो उसका मान जीरो से लेके वन तक के ही मान के बीच में अंडर करेगा। कभी भी जीरो से न तो छोटा होगा और न ही वन से कभी बड़ा होगा, यानी जीरो से लेके वन तक इसका रेंज चलता है। इससे न तो डाउन होगा न तो वन से अपर होगा। ये बात आप विशेष ध्यान देंगे। अर्थात हमको ये पता करना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव शून्य से लेकर वन तक ही होती है, वन तक ही होती है। यानी ही का मतलब वहां दर्शाने का सेंस यही है कि न तो जीरो से छोटी और न ही वन से बड़ी। सोचिए कि वन से ज्यादा आ जाए इसका मान तो कभी भी आएगा नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि कोई भी घटना, कोई भी प्रायिकता है तो उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी या इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू वन। यानी दोस्त कहने का मतलब यही है कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होगी वो जीरो या जीरो से बड़ी या वन से छोटी, यानी जीरो से लेके वन। ये आपको एमआर शीट पे कभी कभी दे देता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता को किस अर्थ में परिभाषित किया जाता है। 3-4 ठो ऑप्शन दे देगा दोस्त, आप ध्यान दीजिए उसमें करेगा क्या ऑप्शन। अब इसी प्रकार के 4 ऑप्शन देगा। अब उन चारों में करेगा क्या, इसमें से नीचे से इक्वल हटा देगा, किसी एक में से, दोनों में से हटा देगा, छोटा को बड़ा कर देगा। इस प्रकार का कंसेप्ट। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान से देखना है कि जो भी प्रायिकता होगी नीचे इक्वल रहेगा दोनों में, जीरो या जीरो से बड़ी या वन से छोटी होगी, यानी जीरो से लेके वन तक इक्वल जरूर रहना चाहिए। आपको गायब करके देगा, आप जल्दबाजी में नहीं कि जीरो इज लेस देन, यानी आपको देगा ऐसे जीरो इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लेस देन वन। तो आपको ऐसे कंडीशन नहीं करने हैं। ठीक है, हमेशा जीरो से लेके वन तक की बात को डिफाइन करना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यही दोस्त महत्वपूर्ण 2 पॉइंट है, इसको याद रखना है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी वो हमारा हमेशा जीरो से लेके वन तक होती है, और किसी भी घटना की प्रायिकता का होना और उस घटना की प्रायिकता का न होना, दोनों का जो सम होगा वो वन के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? और प्रायिकता निकालने का बात तो जाने सूत्र में हम लोग कि किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी होगी तो दोस्तों 2 बातें खोजेंगे। घटना के कुल संभव परिणाम कितने हैं, यानी नंबर ऑफ यस, और उस घटना में जैसा बात कहा यानी मन मुताबिक अनुकूल परिणाम कितने हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स यानी ई, नंबर ऑफ ई कितना है। तो जो प्रायिकता निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, जो मान आएगा वही हमारा प्रायिकता है। ठीक है, और दोस्तों एक पॉइंट मौखिक ही आप याद रखिएगा कि किसी भी घटना का कोई प्रायिकता निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। यदि घटना निश्चित है, कैसी घटना है दोस्त, निश्चित, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अनिश्चित का मतलब क्या है, ऐसी घटना जिसके बारे में इबे न करे वो होगा ही नहीं, घटित होगा ही नहीं, तो जिसका मान आएगा ही नहीं तो उसकी वैल्यू 0 होगी। और जो कोई दोस्त घटना निश्चित होगी, तो निश्चित होगी, 100% चांस है वो आएगा ही आएगा, 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये मौखिक रूप से आप नोट पॉइंट याद रखे रहेंगे। आप अपने नोटबुक में नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि निश्चित घटनाओं की प्रायिकता सदैव 1 होती है, जबकि अनिश्चित घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है, जिसको असंभव घटना भी कहते हैं। असंभव का मतलब जिसका कार्य होगा ही नहीं, ऐसी घटना की प्रायिकता 0, और जो घटना फिक्स है यही होगा यानी निश्चित है, उसको हम लोग 1 प्रायिकता आती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्त, आज के क्वेश्चन को लगाते हैं और क्वेश्चन पे 2-4 बातें करते हैं। जो भी डाउट होगा हम उसको क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी ऐसे डाउट नहीं होंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नावली 14.1 के बारे में शुरू करते हैं दोस्त। प्रश्नावली 14.1 आप नोटबुक में अपने हेडिंग बना लेंगे प्रश्न का। आप देखते हैं दोस्त,
प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न क्या क्या दिए गए, किस प्रकार से है। और ये दोस्त लास्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा है, यानी आपके बुक में जो मैथ दिया है उसका द एंड हो जाएगा, यानी ये समाप्त हो जाएगा। प्रायिकता हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए प्रायिकता में 14.1 को खोलते हैं, और दोस्त किसी किसी बुक में 15.1 भी दे दिया है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि नई वाली बुक में 14.1 है और पुरानी वाली बुक में 15.1, यानी उसमें एक स्टेप ज्यादा दिया है, यानी एक अध्याय ज्यादा है। वो क्या है? पहले वाली पुरानी वाली बुक में ज्यामिति रचना, ठीक है दोस्त। तो रचनाएं हमको पढ़ना था पहले बुक में, अब हमारी बुक से कट गया है, यानी उस लेसन को निकाल दिया गया है, तो नई बुक में एक लेसन कम हो गया है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 15.1 में आप ध्यान दीजिएगा। पहले ऑप्शन में, पहले क्वेश्चन में हमको फिलअप करना है क्या? निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। समझेंगे अच्छे से। लिखा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। बताइए, अभी हम लोग बात किए कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं यानी ई नॉट की प्रायिकता, और बीच में डाला है प्लस। तो घटना की प्रायिकता प्लस घटना नॉट की प्रायिकता इक्वल टू 1 होता है। तो पहले ऑप्शन में क्या भराएगा? 1 भर लेंगे। दूसरा ऑप्शन, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना क्या कहलाती है? तो बताइए, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी जिसका मान हो ही नहीं सकता। अभी हम लोग मौखिक रूप से चर्चा किए कि अनिश्चित घटना। तो बताइए, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या आती है? 0, यानी उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, ऐसी घटना को असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहते हैं। जिसमें भराएगा 0 और अनिश्चित। क्लियर? तीसरे ऑप्शन पे, तीसरे नंबर पे, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। देखिए आ गया, यानी जिसका फिक्स है कि मान होगा, तो फिक्स वाली घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं, और इसकी प्रायिकता 1 होती है। तो होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित, और इसका मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो भरेंगे उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वो 1 है, यानी फर्स्ट वाले में 1, सेकंड वाले जो कॉलम दिया रिक्त स्थान उसको निश्चित घटना कहलाती है, ये भराएगा, ठीक है। चौथा नंबर, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। दोस्त ये भी आप नोट पॉइंट याद रखिएगा, किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटना का योग। प्रारंभिक घटना का मतलब क्या होता है इसका समझिएगा, यानी एक ही कार्य किया गया है, उस कार्य में अलग अलग प्रकार की घटनाएं पूछा है। जैसे एक पासा फेंक दिया तो संभावना तो छठो बनेगी, तो कभी कह दिया सम संख्या, कभी कह दिया विषम संख्या, ठीक। या ये दोनों न करके सिंगल सिंगल कहेगा, एक आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की प्रायिकता, ठीक है। यानी हर एक डिजिट का, यानी जो परिणाम आने वाला है उसके सभी का अलग अलग जो प्रायिकता होगी उनका भी दोस्त सम योग जो होगा 1 होता है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी घटना की प्रारंभिक घटना का सभी प्रायिकता का योग 1 होता है, यानी घटनाएं एक ही है और उसी घटना में कई प्रकार के कार्य हुए तो उनका योग 1 हो जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। पांचवा ऑप्शन है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी दोस्त ये भी जो महत्वपूर्ण बिंदु में आपका सेकंड पॉइंट आया था कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी वो 0 या 0 से बड़ी तथा 1 या 1 से छोटी होती है। तो वही दोस्त दिया है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी तथा 1 या 1 से छोटी, यानी 1 या 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो फर्स्ट वाले डैश में भराएगा क्या? 0, और सेकंड वाले डैश में भराएगा 1। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहेंगे सर अभी सवाल नहीं है, नहीं है तो पहले अर्थ तो क्लियर कर रहा है, इसको कर लेते हैं, जैसे ही सवाल आएगा हम लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है दोस्त, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, समप्रायिक क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, ऑप्शन के साथ दिया है, 2-3 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट 3 पार्ट सवाल अलग अलग है। समप्रायिक घटना, अब ध्यान दीजिए या प्रायिकता, इसके बारे में आपको पूछा है, तो दोस्त इसका भी मतलब हम समझ लें। अब चलिए समप्रायिक घटना का मतलब कोई कार्य या एक्टिविटी है, मतलब तो समझे। समप्रायिक का अर्थ समझते हैं। सम का हम लोग संधि विच्छेद करके अर्थ तोड़ते हैं, तो समप्रायिक को संधि करेंगे तो सर सम प्लस के प्रायिक, यही होगा, कहेंगे हम
बताइए सम माने क्या होता है? कहेंगे सर ये सम माने बराबर या समान, एक समान। प्रायिक माने क्या होगा दोस्त? प्रायिक माने प्रायिकता, प्रायिक माने प्रायिकता। तो आप बताइए समप्रायिक का अगर अर्थ बताया जाए तो समान प्रायिकता हो। क्या हो? समान प्रायिकता। अप्रायिकता का मतलब चांस, प्रायिकता क्या है? संभावनाओं का खेल है, यानी चांसेज, यानी ऐसी घटना जिसमें समान प्रायिकता हो, यानी चांसेज बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी आधा चांस है होने का और आधा चांस है न होने का। क्या ये बात क्लियर है? समप्रायिक का मतलब समप्रायिक, बराबर की प्रायिकता हो, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो समप्रायिक का मतलब दोस्त यही है, बराबर की प्रायिकता है, यानी कार्य यस भी हो और कार्य नो भी हो सकता है। क्या होगा इसके रिजल्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो बताइए, कह रहा कोई ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाएगी या कार चलना प्रारंभ नहीं होगी। बताइए ये घटना सांप्रायिक है कि नहीं है? कहेंगे सर जी कार चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है। मन में लग रहा होगा हाँ सर सांप्रायिक तो है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्त, सांप्रायिक ये नहीं है। अब इसके बारीकी को आपको ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन का अर्थ निकाल के ही आपको आंसर देना है। अब जल्दबाजी में आंसर को गलत नहीं करेंगे। कहेंगे क्या सर? ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। बताइए क्वेश्चन में ही उसकी विशेषता दे दिया है कि ड्राइवर है। तो बताइए जब कोई ड्राइवर है तो कार चलाएगा, किसी भी चीज का जो ड्राइवर होगा, जो उसका माहिर होगा, जो उसका मास्टर होगा, वो व्यक्ति उस कार्य को करेगा कि नहीं करेगा? कहीं हो सकता कर लेगा। तो दोस्त यही बात कहा है इसमें कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है। तो बताइए कार चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, यानी एक तरफा चांस है कि वो ड्राइवर है तो कार चल जाएगी। ठीक है, क्या इसमें दो तरफ चांसेज है कि हो भी सकता है? नहीं। अगर ये कहता कि यदि कोई व्यक्ति कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति की क्या विशेषता है, व्यक्ति किस प्रकार का है, इसके बारे में कोई जानकारी या कोई चर्चा नहीं किया गया है। तब हम क्या करते, सब प्राइक कर सकते थे कि हो सकता है चला भी ले और हो सकता है नहीं भी चलाए। लेकिन क्वेश्चन में सीधा साफ साफ कहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है। तो बताइए जब वो ड्राइवर है तो कार चल जाएगी, न चलने की तो बात ही नहीं है, यानी इधर एक तरफा वैल्यू है, ये सांप्रायिक नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल। चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट टोकरी में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? तो ध्यान दीजिए, फिर वही सेंस, एक बास्केटबॉल की खिलाड़ी बास्केटबॉल में बॉल डालना चाहती है, क्योंकि बास्केटबॉल की खिलाड़ी है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई प्रेक्षक या अनुसंधान करता या जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, अगर वो एक विशेष प्रवृत्ति का है, जिस विषय में वो माहिर है, यदि वो उस कार्य को करेगा तो गणित कहता है कि वो कार्य हो जाएगा। जबकि हो सकता है दैनिक जीवन हमारे डेली लाइफ में कार्य होता भी है, कभी कभी मिस भी होता है ना? तो मिस वाली बात को आपको ध्यान नहीं देना है। अगर वो प्लेयर है, खिलाड़ी है, तो बॉल टोकरी में डाल देगी, न डालने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, ये गणित कहता है। इसकी बात को आप कॉन्सेप्ट में ध्यान से अच्छे समझेंगे कि जब वो खिलाड़ी है तो बॉल डाल देगी। ठीक है, तो ये भी एक तरफा चांस है, यानी ये भी घटना सांप्रायिक नहीं है। बातें समझ में आ रही है? उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी विशेष चीज में माहिर है तो उस कार्य को कर लेगा, न करने के चांसेस हमको नहीं देखना है, हम नहीं देखते हैं, गणित ऐसा नहीं कहता। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो दोस्त कहा है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। यानी कोई प्रश्न है दोस्त और वो सत्य या असत्य है, यानी गलत भी है, हो सकता है और सही भी हो सकता है, इसका अनुमान हम लगा रहे हैं। तो बताइए जब हम अनुमान लगा रहे हैं तो अनुमान लगाया अनुमान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या इसमें कोई विशेष बात है, विशेष खासियत दिख रहा है, माहिर है? नहीं सर, खासियत नहीं दिख रहा है। और जब खासियत नहीं दिख रहा है तो वो कार्य एक तरफा हो ही नहीं सकता,
उसमें दोनों तरफ चार्ज होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है। अर्थात दोस्तों ये कह रहा है कि प्रश्न सत्य असत्य है तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, अनुमान लगा के देंगे तो हाँ, ये संप्रायिक है, इसको लिखेंगे संप्रायिक घटना है। क्लियर है? इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में कहा है एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। अब बताइए, कह रहे हैं कि कोई एक बच्चा है, उसका जन्म होता है, यानी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो लड़का भी है, हो सकता है, या लड़की भी हो सकता है। तो क्या ये 50-50 यानी आधे आधे का चांस है? कहेंगे हाँ सर, आधा आधा के चांस है कि जब बेटा गर्भ जो लड़का है वो गर्भ में है तो हमें जानकारी नहीं हो सकती कि वो लड़का होगा या लड़की। खैर हम लोग साइंस की मदद से हम लोग पहले ही जज करके चेकअप करके बता पाते हैं, यानी डॉक्टर लोग बता देता है अल्ट्रासाउंड वगैरह से चेक करके कि लड़का है या लड़की, तो उसकी विशेष बात नहीं ध्यान देना है। आपको एक फैक्ट यानी एक तथ्य के बारे में समझना है कि कोई लड़के का जन्म होता है जिसके विषय में हमको कोई जानकारी पहले से थी ही नहीं। तो बताइए जब कोई लड़के का जन्म होता है उसके विषय में आपको कोई जानकारी नहीं है तो क्या आप अनुमान लगाएंगे कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, कि एक तरफा कहेंगे कि लड़का होगा? खैर आप अनुमान जगह देंगे यही होगा। ठीक है, हो भी जाए, आपकी बातें सत्य भी निकल जाए, असत्य भी निकल सकती है, तो चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। यानी अगर जरा भी 1% चांस भी इधर से उधर बन रहा है दोनों तरफ, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऐसी घटना सांप्रदायिक नहीं होगी। जो घटना 100% तर्कशील हो, 100% सत्य हो, एक तरफा हो, वही घटना हमारा सांप्रदायिक नहीं होगी। बाकी हर एक घटना सांप्रदायिक होगी। कौन? जिसमें दोनों तरफ चांसेस बने, चाहे दोनों तरफ में एक तरफ ज्यादा चांस हो, एक तरफ कम चांस हो, लेकिन चांस अगर दोनों तरफ है दोस्त तो उसको हम लोग दोनों पे बराबर लेते हैं। एक तरफा कभी भी चांस अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई बच्चे का जन्म होगा तो वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब मशीन वगैरह से जांच करके गारंटी ले रहा है कोई, उसके बात को नहीं लेना है, ये अपने तथ्य पे हमको देखना है। ठीक है, तो ये भी घटना क्या है? सांप्रायिक है। यानी ऊपर के दो क्वेश्चन सांप्रायिक नहीं है और नीचे के जो दो ऑप्शन है, दो क्वेश्चन है, वो सांप्रायिक है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना ही एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। यानी दोस्त कह रहा है कि फुटबॉल का कोई खेल खेला जा रहा है, इस खेल को प्रारंभ करने से पहले हमको हेड टेल का टॉस करना होता है, तो सिक्का ही क्यों उछालते हैं ये जानने के लिए कि पहले कौन सी टीम बॉल करेगी। आप देखे होंगे मैचों में हॉकी वगैरह होते हैं, फुटबॉल होता है, पहले स्टार्ट कौन करेगा, शुरू कौन करेगा, इसके लिए सिक्के को उछाला जाता है। तो वही पूछ रहा क्यों उछाला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसका रीजन सिर्फ यही है कि सिक्का न्याय संगत होता है। न्याय संगत का मतलब वो किसी पक्षपात की बात नहीं करता। यानी सिक्का 1 का, 2 का, 5 का, 10 का सिक्का ले लीजिए दोस्त, वो देखेंगे तो समान मोटाई पतला एक जैसा, मतलब समतल होगा, दोनों तरफ से एकदम सीधा सपाट होगा, उसमें कहीं भी एक तरफा वैल्यू ज्यादा या कम नहीं होगी। अर्थात सिक्का एक न्याय संगत होता है। इसलिए ही हम कोई भी खेल प्रारंभ करने से पहले कौन सी टीम बॉल करेगी, कौन सी टीम बैटिंग करेगी, इसका निर्णय लेने के लिए सिर्फ सिक्का ही उछाला जाता है। हाँ, सिक्के के जैसा कुछ और भी बनावट है लेकिन वो सिक्का ही कहलाएगा दोस्त। तो सिक्का में बस रीजन यही बताएंगे कि सिक्का न्याय संगत होता है, इसमें किसी भी पक्षपात की बात नहीं रहती, वो किसी की भी पक्षपाती नहीं करता है, इसलिए सिक्का को हम उछालते हैं। ठीक, क्लियर? बिल्कुल। चलते हैं फोर्थ पार्ट पर दोस्त। फोर्थ पार्ट नहीं, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। चार, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्त 2/3, ऑप्शन नंबर बी है दोस्त माइनस में 1.5, ऑप्शन नंबर सी है 15% और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 0.7। तो कह रहा कौन सी घटना नहीं हो सकती प्रायिकता की, नॉट बताना, यानी कौन कौन प्रायिकता कुछ है और कुछ नहीं है। यानी 3 ठो प्रायिकता में मान आता है जबकि एक मान नहीं आता। तो हमने अभी दोस्त नोट पॉइंट में क्या लिखा, महत्वपूर्ण बिंदु सेकंड में
कि किसी भी घटना की प्रायिकता न तो 0 से कम होगी और न ही 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, यानी 0 से कम होने का मतलब निगेटिव में जा ही नहीं सकती, 1 से बड़ा होने 1 से ज्यादा 1.1 1 2 3 ये सब नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें कौन सी घटना नहीं है, निगेटिव घटना है 0.5 दिया है, यही दोस्त ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन सही है, निगेटिव में है। ये क्या है 2/3 1 से छोटा है सर, हो सकता है 15%, 15% को बदलेंगे 15/100, 5 से काटेंगे तो 3/20 आएगा। क्या आएगा 3/20। तो 3/20 जो है वो 1 से छोटा है, कहेंगे हाँ सर ये भी हो सकता है। 0.7 तो ये भी छोटा है, तो ये भी हमारा प्रायिकता आ सकता है। जबकि यहाँ पे है माइनस का केस, तो कभी भी कोई प्रायिकता निगेटिव में नहीं होती, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ओएमआर शीट पे ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती या कौन सी प्रायिकता है, 3 तो उसमें नॉट का केस दिखाएगा, जो या तो माइनस में रहेगा या तो 1 से ज्यादा रहेगा। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आपको तर्क लगा के मान निकालना है। चलिए चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके बारे में हम समझेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे। यहाँ से आपका सवाल स्टार्ट हो जाती है, सवाल को हम लगाते हैं। बाकी प्रश्न को दोस्त हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज हम लोग कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 को ही देख करके इस लेसन को द एंड करेंगे, यानी इस क्लास को द एंड करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन या ज्यादा टॉपिक उठाने का मतलब यह क्वेश्चन को कि क्लास बहुत ज्यादा लंबी होगी, आप बोरिंग हो जाएंगे, आपको बोरिंग महसूस होगा। पार्ट बाय पार्ट क्लास में अगर सभी क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू 0.05, तो क्वेश्चन में कहा है ई नहीं की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट यानी ई डैश इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन में वो लिखा है हिंदी में दोस्त, उस बात को हमने क्या किया, सिंबल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी का बात हमको बताना है, तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया है क्या पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बताइए। यानी क्वेश्चन में मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी घटना की प्रायिकता दिया है और घटना नहीं की प्रायिकता हमसे पूछा है। क्लियर है? तो घटना ई की प्रायिकता दिया है, घटना ई नॉट यानी नहीं की प्रायिकता पूछा है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में फर्स्ट बिंदु यही था दोस्त कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तथा घटना के न होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आता है, यानी दोनों का जो जोड़ होगा वो 1 के बराबर होता है। तो क्या वही कॉन्सेप्ट लगेगा सर? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्हीं दोनों का यूज है। तो जो हमको दिया है या जो हमसे पूछा है उन दोनों में हमको कोई भी रिलेशन दिखेगा तो हम उसको लगाएंगे। गणित का यही रूल है दोस्त कि जो दिया है उसका मान और जो पूछा है उसका मान कहीं ना कहीं किसी से रिलेट होगा, तो जिससे वो रिलेट होगा वही फार्मूला लगाइए और मान को निकालिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोस्त हल करके। सूत्र हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1। इसी सूत्र से, क्यों? क्योंकि यही सूत्र ही है। कहेंगे सर ये सब सूत्र वगैरह लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करिए, मान भरिए, आंसर है। ठीक है, तो चलिए जिसका जिसका मान पता है उसका मान भरते हैं। 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट तो सर निकालना है, बिल्कुल, तो रहेगा 10 का 10। जिसको हमें निकालना है उसको रोक के बाकी दूसरे को 1 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 0.05 घटाएंगे। कहेंगे सर 1 में 0.05 घटाएंगे तो कितना आएगा? आप 1 से 0.05 को घटाएंगे तो 0.95 यानी 0.95 बचेगा दोस्त। ये कहीं हमको दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ना है, आप इसको 95 कह दीजिए, लेकिन शुद्ध नाम है 0.95। कहेंगे सर ये घटाव हमको समझ में नहीं है, कुछ भाई बहन को प्रॉब्लम होगी तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीखिए घटाव भी अच्छे से। आपको क्या करना था, 1 में से घटाना था 0.05। क्या करना था, 1 से घटाना है 0.05। तो याद रखिएगा दोस्त, दशमलव का जोड़ या घटाव करने के लिए सभी संख्याओं में दशमलव के बराबर स्थान होने चाहिए, यानी सभी संख्याओं में दशमलव के बाद बराबर अंक होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप उसमें दशमलव के बाद 0 को ही दे करके बराबर करिए, लेकिन बराबर करना होगा। जब तक दशमलव के बाद वाले अंक सब में सेम न हो जाए, समान न हो, कोई भी जोड़ घटाव नहीं कर सकते।
आपको खैर आ रहा है डायरेक्ट लिख दीजिए, अलग बात है, लेकिन इसका शर्त है, इसका नियम है कि दशमलव का जोड़ और घटाव दशमलव के बाद बराबर अंक पे होते हैं, जिसमें नहीं है उसमें जीरो डाल के बढ़ाइए। तो बताइए इस दशमलव वाले सवाल में कितने अंक है? इसमें दशमलव 0.5 यानी 2 अंक है, तो दोस्त इसमें नहीं है, इसमें आपको 2 जीरो लगाना होगा। घटाएंगे क्या? 0.05, बिल्कुल अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, आप बताइए 0 से 5 घटेगा? नहीं, तो सर ये कर्ज लेगा इधर, जब ये कर्ज लेगा 10, 10 से मिलेगा यहाँ 10 होगा, 10 से 5 जाएगा 5, ये कर्ज लेकर के उसको दिया तो यहाँ बचा 9, 9 से 0 जाएगा 9, दशमलव अपने स्थान पर, एक खत्म, 0 से 0 जाएगा 0, यानी 0.95 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यही दोस्त हमने डायरेक्ट लिख दिया। कुछ लोग को यदि कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो ये आपका क्लियर है कि दशमलव का जो जोड़ घटाव होगा वो दशमलव बिंदु के बराबर अंक पर होता है। यदि नहीं है तो जिसमें कमी है उसमें जीरो बढ़ा के बराबर करिए, नहीं पूरा कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले प्रश्नों के साथ, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे नियम, पूरे कानून आपको समझा दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बचा है, एक दो क्लास में वो भी हम लोग खत्म कर लेंगे। तो आपका क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें और सभी भाइयों में शेयर करिए, जिससे कि क्लास सभी भाइयों तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग जुड़ सके और सबको इस सीरीज का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, तब के लिए इजाजत दीजिए।